हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैं इसका प्रैक्टिस सेट बन करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये सारी क्लासेस देख के जाते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम में मैथ में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि 5 की पावर में x प्लस 1 प्लस 5 की पावर में 2 माइनस एक्स बराबर, ये इसने एक्स में दिया है 5 क्यूब प्लस 1 हो, तो एक्स की धनात्मक वैल्यू मतलब एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है और यूपी सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्व करने के ट्रिक को देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है तो हमें करना क्या है, ये जो इसने एक्सप्रेशन दिया है अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसने हमें एक्सप्रेशन दिया 5 की पावर एक्स प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स, ठीक है, और बराबर में दे दिया है इसने 5 क्यूब प्लस 1। क्लियर ना। अब इस एक्स पर हम थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x इंटू 5। कैसे लिखा हमने, क्योंकि यहाँ 5 की पावर में x प्लस 1 है तो हमने इस पावर को ब्रेक कर लिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हमने इसे मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, प्लस का साइन लगाया यहाँ पे ये, और 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स। इस पोर्शन को भी हमने ब्रेक कर लिया और इस पोर्शन को भी ब्रेक कर लिया। बराबर में क्या दिया है, ये 5 का क्यूब 125 होता है प्लस 1 तो ये हो जाएगा 126। समझ में आया आपको। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर x इंटू 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, इंटू अगर ये है 5 की पावर माइनस एक्स है तो जो माइनस हमें खत्म करना है तो 1/5 की पावर एक्स से लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में आने से माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर में 126। ये तो चल ही रहा। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसके फैक्टर बनाना। तो फैक्टर हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, इधर हम सपोज कर लेंगे। अगर कहीं यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि 5 की पावर x बराबर बाई, मीन्स जहाँ पे 5 की पावर x है वहाँ पे हम बाई सपोज कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ 5 की पावर x है तो यहाँ पे बाई रखेंगे तो हो जाएगा 5 बाई। क्लियर है, समझ में आया। प्लस 5 का स्क्वायर है मीन्स 25, 25 हो जाएगा, 25 होता अपॉन में 5 की पावर x है तो ये बाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज कर लिया 5 की पावर x बराबर बाई, बराबर में 126 है। अब यहाँ से अगर बाई का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाई स्क्वायर प्लस 25, और ये एलसीएम में अपॉन में बाई होगा तो ये बाई मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा तो 126 बाई। क्लियर है ना, समझ में आ गया आपके लिए। अब यहाँ से 126 बाई को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाई स्क्वायर, ये जब माइनस का सॉरी प्लस का 126 है, जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 126 बाई और प्लस का 25 बराबर में क्या रह जाएगा, 0। समझ में आया ना। अब इसके जो हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 25 है, क्योंकि ये वाला 25 में आया ना 25, तो 25 पंजे 125 क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं 5 से आगे वाले से, तो 25 पंजे 125, और बीच वाले को हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि यहाँ पे 125 आ जाए। तो हम इसे फैक्टर कैसे करेंगे, 5 बाई स्क्वायर, माइनस का 126 लाना है तो माइनस के 125 बाई और माइनस बाई। समझ में आया, क्योंकि माइनस का 125 और माइनस का 1 बाई दोनों ऐड करेंगे तो 126 हो जाएंगे, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस के हमें 125 मिल जाए। फैक्टर करना आपको आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखने से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हमारा कॉमन आ रहा है, 5 और बाई, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 बाई कॉमन आ रहा है यहाँ से हमें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, बाई माइनस, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो बाई माइनस 25, ठीक है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा बाई माइनस 25। क्लियर है, समझ में आया ना आपके लिए, ये मैंने कैसे किया है। यहाँ से जब हमने इसे कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 बाई, ठीक है, ये कॉमन आ गया यहाँ पे, तो बाई माइनस 25 ये हमारा बचा बराबर में 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके लिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता देंगे। यहाँ से जब बाई माइनस 25 ये कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, 5 बाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इसने वैल्यू दी है, अगर यहाँ हम देखते हैं इसके लिए तो
बाई माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से बाई की वैल्यू एक तो हमें 25 मिल जाएगी, और सेकंड अगर वैल्यू हम चेक करते हैं यहाँ पे तो 5 बाई माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमें एक बाई की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। ठीक है, समझ में आया। हमें बाई की दो वैल्यू, बट हमने बाई किसको माना है, 5 की पावर x को बाई माना ना हमने। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमने 5 की पावर x को बाई माना है ना, तो हम अगर बाई की जगह पे रखेंगे 5 की पावर x बराबर 25। तो यहाँ से हम इस 25 को कर लिखते हैं 5 की पावर 2। अब यहाँ पे बेस दोनों के सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है। कॉन्सेप्ट होता है अगर दोनों के बेस आधार सेम है तो उसकी पावर सेम होती है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बराबर 2। क्लियर है, समझ में आ गया ना आपके। अब इसने पूछा क्या है, धनात्मक वैल्यू पूछी है ना। अब सेकंड टर्म भी हम चेक कर लेंगे, बाई बराबर 1/5 दिया तो 5 की पावर x बराबर 1/5। तो यहाँ पर तो इसका बेस ही सेम नहीं हो पाएगा, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो x बराबर 2 क्या ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इसको लेंदी ना समझें, आप इसको एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से ये आपके माइंड में आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी ₹2100 हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है और ये सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने बोला 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी इसने ये दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कितने 6 पुरुष मतलब मेल है, इनकी कितनी 15 डेज की जो मजदूरी दी है, 6 पुरुष की 15 दिन की जो मजदूरी दी है वो कितनी 2100 रुपये दी है। क्लियर है, समझ में आ गया। 6 पुरुष की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है। ओके, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो इन्हीं 6 पुरुष की अगर एक दिन की हम मजदूरी चेक करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2100 डिवाइड बाई 15। क्लियर है, समझ में आ गया। एक दिन की मजदूरी कितनी है 2100 डिवाइड बाई 15। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 15 एकम 15, 6 बच जाएंगे 60, तो 15 चौका 60, 0 तो कितनी मिलेगी 140 रुपये। मतलब 6 मजदूरों की जो 6 पुरुष हैं उनकी एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 140 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम एक आदमी की, अगर एक आदमी की एक दिन की मजदूरी निकालनी तो कैसे निकालेंगे 140, क्योंकि 6 आदमी की एक दिन की मजदूरी 140 रुपये है। तो एक आदमी की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 140 को डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 आदमी है। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 3 6 और 2 7 14, 0 मीन्स 70/3 रुपये। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब एक आदमी की एक दिन की मजदूरी ये है। अब हमें निकालनी कितनी है 9 आदमी की निकालनी है 12 दिन की मजदूरी, कितने की 9 आदमी की निकालनी है कितने की 12 दिन की। ये कितनी हो जाएगी 70/3 इंटू 9 आदमी की निकाले तो 9 से मल्टीप्लाई कितने दिन की निकालनी है 12 दिन की। क्लियर है, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या है। 9 आदमी की निकालनी है 12 दिन की, तो 70/3 एक आदमी की एक दिन की है तो 9 से मल्टीप्लाई क्योंकि 9 आदमी और 12 से मल्टीप्लाई क्योंकि 12 दिन की निकालनी है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब यहाँ से 9 सत्ते 63, 630 मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 0 का 0, 4 3 12 के 2 और 4 छंग 24, 24 और 1 25, 2520 रुपये। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x³ माइनस 9x प्लस 18 इसके गुणनखंड फैक्टर हमें ज्ञात करने हैं कि फैक्टर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल से हमें इसके फैक्टर करने हैं। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन ही हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम का जो पेपर तैयार किया जाता है वो एग्जामिनर ये सब कुछ ध्यान रख के तैयार करता है कि हमें जो बच्चे हैं वो एक लो लेवल के भी होंगे और हाई लेवल के होंगे। तो जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसने दिया है x³ माइनस 9x प्लस 18, इसके इसमें सिंपल से फैक्टर पूछे, हमें फैक्टर बताने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे x³ नहीं x² है, बाई मिस्टेक ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे x² है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर। हमें फैक्टर कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे माइनस के 9 लाने हैं, ठीक है, ऐड करके और मल्टीप्लाई करने 18 की मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे जो इसके आगे होता है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फैक्टर 18 की मल्टीप्लाई 1 से तो 18 हमें यहाँ पे आया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कराएंगे, अगर 6, ठीक है, 6x माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे 18 1 का 18 मतलब यहाँ पे 18x स्क्वायर में लाना है, तो 6 3 18, ठीक है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 18 बराबर में 0। क्लियर, समझ में आ गया आपके। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 और यहाँ माइनस के 3 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फैक्टर, x माइनस 6, ये कॉमन आ जाएंगे दोनों में से, बचेगा क्या, x माइनस 3। तो यही तो इसके फैक्टर हो गए, x माइनस 3, सॉरी x माइनस 6 और x माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अब ये तो इसका बेसिक हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप सबसे पहले इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सीधा ऑप्शन चेक करना है कि यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे 18 है तो आगे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे तो 1 है। अगर सपोज करें यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट होता है, 2 होता है या 3 होता है, तो जो हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है, जो लास्ट वाले की और पहले वाले के कोफिशिएंट की जो मल्टीप्लाई करके मिलता है, भाई हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके जो डिजिट वाले अंकों को मल्टीप्लाई करके हमें वो संख्या मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते तो सीधा ऑप्शन से तो हमें सीधा मिल जाएगा 6 3 18, क्योंकि 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। सेम अब किसी और ऑप्शन में आप देखिएगा तो 5 7 35 मिलेगा, 5 चौक 20 मिलेगा, 6 पंजे 30 मिलेगा। मतलब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी में एक ऐसा है जिसमें 18 मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसने दिया एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रति एक बाह्य कोणों की ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक बहुभुज है उसका प्रति एक बाह्य कोण हमें फाइंड करना है। तो बाह्य कोण को फाइंड करने का एक बेसिक सा ट्रिक मान लें या फॉर्मूला माने, वो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ, आप कहीं पे नोट कर लें। बाह्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। बाह्य कोण हमें किसी भी बहुभुज का, यहाँ पर बहुभुज, आगे लेना बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे हमारी एन क्या है, एन है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। समझ में आ गया। आपको कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले कि कोई बहुभुज दिया है उसके बाह्य कोणों को ज्ञात करना है, तो क्या बेसिक सा फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसने कितना दिया है, 10 भुजाओं वाला दिया है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, भुजाओं की संख्या, जो बहुभुज है उसके भुजाओं की संख्या 10। तो यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपको कभी भी किसी भी बहुभुज का प्रति एक बाह्य कोण ज्ञात करने को बोले तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट पे भी हमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने दिया है यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करना है। इसने बोला है समचतुर्भुज, इसने स्क्वायर वर्ग नहीं बोला है, समचतुर्भुज बोला है। तो समचतुर्भुज हमारा क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये हमारा कोई समचतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसे देखेंगे, ये ठीक है, ये हमारा कोई समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, ये जो समचतुर्भुज है इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को, समचतुर्भुज के डायगोनल तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, ये ए बी सी डी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं। समझ में आ गया आपके लिए। क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से पहले इसके जो
कुछ रूल है वो आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर बांटते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला कि एक विकर्ण 160 मीटर है, मीन्स हमने सपोज कर लिया डी और बी, यहाँ पे लिख लिया सपोज करके बी डी, विकर्ण कितना दिया 160 मीटर। तो जब ये पूरा 160 मीटर है तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का कितना होगा 80 मीटर। सेम ऐसे यहाँ से यहाँ तक का ये 80 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। भुजा प्रत्येक दे दिए 100 मीटर की ये है, सब चारों क्योंकि समचतुर्भुज है तो चारों 100 मीटर की भुजाएं होंगी। समझ में आ गया मैंने डायग्राम कैसे बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम इस में देखेंगे तो ये 80 है और ये 90 है, तो ये हमारा क्या बन रहा है राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला हमारा। क्लियर है। तो ये हमें इसका हाइपोटेनस पता है, ये इसका परपेंडिकुलर, हमें ये निकालना है आधार। ये हमें क्यों निकालना है, ठीक है, ये हमें क्यों फाइंड करना है, इसके लिए आपको जो समचतुर्भुज का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, समचतुर्भुज का एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो था 1/2, ठीक है, इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसीलिए हम इसके यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि हमें एक विकर्ण तो पता है 180 है। अगर हमें ये इतना पता हो जाएगा तो इससे हमें जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे इस वाले ट्राइंगल में तो क्या मिल जाएगा हमें 100 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस ये हमने ए सपोज कर लिया है आधार, तो ए का स्क्वायर हमें ए निकालनी है, ए का स्क्वायर निकालना है। तो ये 80 इधर आ जाएगा तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा माइनस 8 8 64 00, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब 10,000 में से 6,400 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3600, और 3600 जो हमारा होता है वो किसका स्क्वायर होता है 60 का। तो ए बराबर 60 मीटर हमें मिल गया। कितना मिल गया ए बराबर 60 मीटर। अब जब ये ए 60 मीटर है, 60 मीटर ये है तो 60 मीटर ही होगा। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डायगोनल ये है ए सी, ये कितना हो जाएगा 60 + 60 मीन्स 120 मीटर। क्लियर है, समझ में आया। जो हमारा डायगोनल हो गया वो हमारा हो गया 120 मीटर। अब इसका जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, हमें एरिया फाइंड करना है AR, ये एरिया निकालना क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण कितने हैं, एक तो 160 है, एक 120 है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 8 16 80 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 12 8 96। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 6 और 2 0 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें से दिया यदि a - b = 4 तथा AB = 21 हो तो AQ - BQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या है। इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आपको करना क्या है, आपको ट्रिक क्या लगानी है। मैं इसकी आपको पहले ट्रिक बताऊंगा, फिर इसका जो बेसिक है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे ट्रिक क्या लगानी है आपके लिए, आपको अगर A³ - B³ निकालना है। क्या निकालना है, A³ - B³, बीच में कैसा है ना माइनस। मैं जो बोल रहा हूँ उसका बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको A³ - B³ निकालना है तो करना क्या है, हमें जो AB की वैल्यू दी है और A - B की वैल्यू दी है, AB की वैल्यू 21 और A - B की वैल्यू 4 दी है, इन दोनों की कराएंगे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, जो AB की वैल्यू दी है और जो A - B की वैल्यू दी है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको करेंगे 3 गुना। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, AB इंटू A - B की मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको 3 गुना करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे जो AB दिया है उसका क्यूब, प्लस कर देंगे जो AB दिया है उसका क्यूब। A - B दिया है, जो A - B दिया है उसके क्यूब को हम इसमें प्लस कर देंगे। हमने प्लस क्यों किया है, अगर यहाँ पे माइनस साइन उसने माइनस में पूछा है तो हम जो A - B की वैल्यू उसको प्लस करेंगे क्यूब करके, और अगर प्लस यहाँ पे पूछा होता
तो जो a माइनस बी की वैल्यू है उसके लिए माइनस कर देंगे क्यूब करके। क्लियर, समझ में आया? बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिक याद करनी है। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है तो करना क्या है, जो ए बी की वैल्यू दी है 21 और जो a माइनस बी की वैल्यू दी है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको 3 गुना करके लिखेंगे। फिर माइनस पूछा है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे और जो a माइनस बी की वैल्यू दी है उसको क्यूब करके इस पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 21, जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 252। ठीक है, प्लस 4 चौक 16 चौक 64। क्लियर है ना? यहाँ से 4 और 2 6, 5 और 6 11, 1 और 2 और 1 3, 316 हमें क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको एग्जाम में इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसका बेसिक भी देखिएगा। इसका बेसिक क्या है, आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस बी का अगर होल क्यूब हम एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। मैंने जो ट्रिक बनाई वो सारी ट्रिक बेसिक से ही निकल के आती। अगर आप यहाँ से सीधी वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड हमें करनी है तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म उठ के इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का साइन आ जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ से a माइनस बी हमारा क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 का क्यूब प्लस का साइन आ गया 3ab कितनी दी है, ए बी दी है हमें 21 और a माइनस बी कितना दिया 4। यही तो मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाई है। ये जो ट्रिक है वहाँ पे बनी हुई ये है तो इसी बेसिक से निकली हुई। ये चीज़ तो यहाँ पे जब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये मैंने बताया 252 होता है, सॉरी 252। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 316, 316, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप इसे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है 5 6 9 3 8 7 में 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है, ये हमें फाइंड करना है। इस कॉन्सेप्ट पे भी हमें एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके लिए मालूम होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और वास्तविक मान, ये क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी हमें संख्या दी है, जैसे हमें संख्या इसने ये दी है, यहाँ पे हमें संख्या इसने दी है 5 6 9 3 8 7। ठीक है, अब इसका अगर हमें निकालना है स्थानीय मान, इसमें 9 का हमें निकालना है स्थानीय मान। किसका, इस 9 का। तो करते क्या, स्थानीय मान निकालने के लिए करते हैं जो संख्या है 9 वो लिखी। ठीक है, और उसके आगे मतलब उसके इधर पीछे जितने भी राइट हैंड की तरफ जितने संख्या हैं उतने जीरो लगा देती हैं। तो 9 के बाद 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 क्या लगा दिया हमने, जीरो। ये क्या मिल गया हमें, स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 9000। समझ में आया? स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, संख्या दी है उसमें जिसका हमें स्थानीय मान पूछा है वो संख्या लिखते हैं, उसके आगे जितनी नंबर दिए हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं। अब वास्तविक मान वो संख्या खुद होती है। जैसे 9 है तो 9 खुद इसका वास्तविक मान है। ठीक है, समझ में आया? स्थानीय मान जो संख्या दी है वो लिखते हैं, उसके आगे इतने नंबर है उतने जीरो लगाते हैं। वास्तविक मान वो संख्या खुद होती है। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर। किसका अंतर पूछा, वास्तविक मान का और स्थानीय मान का और वास्तविक मान। तो स्थानीय मान में से हमें वास्तविक मान को माइनस करना है। तो 9000 माइनस 9, जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ कितना रह गया 9 9 8। तो ये हमें किस में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें इसने दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें। अगर आपको डायग्राम समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन को विदाउट पेन कॉपी भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका सबसे पहले जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लें इस तरह से। ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस पे इसने बोला क्या है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। ये कोई इसका ओ सेंटर है, ठीक है। इसकी जो रेडियस इसने दी है ये कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया मैंने क्या किया। ये कोई इसका
ओ सेंटर है, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब यहाँ से इसने बोला ये कोई जीवा है, इसकी ये जीवा है, इस जीवा की इसने लंबाई दे दी है पूरी 16 सेंटीमीटर। बोला एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। समझ में आया? अब यहाँ से अगर इस सेंटर से हम इस जीवा पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, इस जीवा को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि केंद्र से जब हम सीधा डाल रहे हैं तो इस जीवा को ही बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये हमें कितनी मिल जाएगी, ये 8 मिल जाएगी और इधर ये 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आया? इधर हमें ये मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसने हमने एक परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें ये पता है 8 सेंटीमीटर, ये पता है 10 सेंटीमीटर। हम ये फाइंड करना, क्योंकि ये तो इसने पूछा है कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, इससे जीवा की दूरी, तो जीवा ये है, तो ये वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ये हमें फाइंड करनी है क्या है। सपोज कर लिया हमने x है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये एक राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे तो tan का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। x की स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा tan का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो x का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा 36। निकालनी हमें x है, तो 36 का स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम से एक बार सॉल्व करेंगे तो आपके लिए विदाउट पेन कॉपी, अब यहाँ पे अगर आपको ये सब करना नहीं पता, अगर आपको टेम्पलेट पता है ये 8 ये 10 तो ये 6 का होता है, तो आप विदाउट पेन कॉपी इसे सॉल्व करें, सिर्फ डायग्राम देख के। क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कैलेंडर से क्वेश्चन है और ये भी यूपी सुपरटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने दिया है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने बोला 5 जनवरी 1991 को क्या था, शनिवार। क्लियर है ना? तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 जनवरी मतलब 5 दिन तो निकल गए, तो कितने बचे 26 बचे। ठीक है, अब जनवरी के बाद क्या हमें निकालना क्या है, अगर हम 3 मार्च 1992 को निकालना है तो हम पहले 3 मार्च 1991 तक के निकाल लेते हैं, तो 26 दिन यहाँ रह गए। फिर यहाँ प्लस अगर देखेंगे तो जनवरी फरवरी हमारी 28 की होती है, प्लस मार्च में हमें सिर्फ 3 दिन लेने हैं क्योंकि 3 मार्च तक का निकालना है। इन सबको और इसको हम डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जब इसे काटेंगे तो कट जाएगा 7 3 21, 5 शेष बच जाएगा। जो हमें शेष बचेगा वो हमें लिखना है। यहाँ पे 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे पूरा कटने के बाद 0 शेष बच जाएगा और यहाँ 3 हमें शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा, तो 5 और 3 8। फिर से डिवाइड बाई 7 करेंगे। हम 7 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 7 का जब 8वां दिन आता है तो फिर से वो दिन रिपीट हो जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। ठीक है, सोमवार से संडे तक। अगर हम संडे के बाद फिर से 8वां दिन लेंगे तो वो फिर से मतलब मंडे आ जाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा। हमें रिपीट नहीं करना, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से फिर से हम इसे काटेंगे तो कितना, 1 से बचेगा, मतलब कितना बचा, शेष कितना बचा 1। अब 1 कैसा है, ऑड मतलब विषम है, तो 1 हमारा क्या बचा शेष, जो एक ऑड नंबर है। तो अब इससे हम ये मालूम पड़ेगा कि 3 मार्च 1991 को क्या हुआ, 3 मार्च 1991 क्या हो जाएगा शनिवार, प्लस एक और बचा है 1, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से शनिवार के बाद प्लस 1 करेंगे तो ऐड तो कितना मिल जाएगा हमें, रविवार। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, रविवार। अब इसने पूछा किसका है, 3 मार्च 1992 का, 3 मार्च 1992। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ईयर लीप ईयर है, तो 1992 क्या हमारी एक लीप ईयर होगी। तो कैसे हम चेक करेंगे, जो लास्ट वाले 2 डिजिट है उनके लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 92 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये पूरी तरह से कट जाएंगे तो वो लीप ईयर होगी। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, मीन्स ये पूरा कट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लीप ईयर। अब अगर लीप ईयर कॉन्सेप्ट, तो लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, हमको पता है लीप ईयर में दिन होते हैं वो 366 होते हैं। ठीक है, 300। अब इसको जब हम 307 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 पंजे 35 और शेष पर हमें क्या मिला, 1 बचा, 16 होगा, 7 दूनी 14, तो शेष पर कितना बचा, 2 बच रहा है शेष पर। तो हम लीप ईयर में क्या करते हैं, जो भी हमें दिन मिल रहा है, समय यहाँ रविवार मिला, 3 मार्च 1991 को क्या मिला था, रविवार। अब 1992 हमारी क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमें शेष दिन कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तो +2 इसमें हम क्या कर देंगे ऐड। तो रविवार का क्या मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे मतलब मंगलवार। तो 3 मार्च 1992
92 हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट मैं इसकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसकी एक अलग से क्लास करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने संख्या दी है 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का एवरेज ने दिया है 12 है, तो x के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए थे वो सभी सीटेट एग्जाम के पर्पज से लिए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या पूछा है, एवरेज। तो एवरेज का एक बेसिक सा रूल क्या होता है, हम सबको पता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, जो नंबर दिए हैं उन सबको हम ऐड करके उसमें कितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, टोटल नंबर को ऐड करके कुल कितनी संख्याएं दी हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 16 + 13 + 15 11 x 8 7, इसको डिवाइड कितने से करना है, कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है, 7 से डिवाइड कर। ये तो हमारा रूल होता है एवरेज का कि सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय कुल कितनी संख्या दी है उससे बराबर। इसने एवरेज दे दिया है कितना, 12, क्योंकि उसने बोल दिया एवरेज 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 7 और 8 ये हो गए 15, एक 16 और 15 और 10 हो जाएंगे 25, 26, 26 और 14 आपके हो जाएंगे 40, 41, 41 और ये 13 यहाँ आपके हो जाएंगे 54, 54 और 16 ये आपके 60, 70। तो 70 + x डिवाइड बाई 7। अगर कोई मिस्टेक हो यहाँ पे एडिशन में तो आप एक बार रीचेक कर लेंगे। तो अब यहाँ से फिर देखेंगे तो 70 + x, अब ये हो जाएगा 12 × 7 = 84, क्योंकि इसकी इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा 84 - 70, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 14। ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।